हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए हमें यूजीसी नेट लॉ के, जो हम पढ़कर चले जाएं। मतलब एटलीस्ट ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो आज हम लेकर आए हैं जो कि आपका एक सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ सर आते हैं, तो हम आज इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं टॉपिक्स की ओर। देखिए, अब ये ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलरली इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, बट हाँ, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मतलब एटलीस्ट ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए। फिर भले ही से आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, बट आपको ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए, अब अगर हम बात करें यूजीसी नेट लॉ की, तो किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, अगर उस बारे में बात करें। एक तो होता है आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल कि प्रेसिडेंट का टर्म पीरियड कितना है, ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। वैसे ही दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं असर्शन और रीजन पर, कि वहां पर एक असर्शन दे दिया जाता है और उसका एक रीजन दे दिया जाता है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या ये सही रीजन है या नहीं, ठीक है। कि सपोज अगर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन उन्होंने मनी बिल से रिलेटेड दे दिया और रीजन दिया उसका, क्या ये सही है या नहीं है, तो इस पर आपको बताना होता है। तीसरा, काफी जो तीन चार क्वेश्चन इस पर बनते ही बनते हैं हर बार, कि जो केसेस हैं, केसेस को ये बोलते हैं कि आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। मतलब जितने भी पुराने पुराने कहीं से भी कोई केस उठा के लेकर आएंगे और बोलेंगे कि इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, कि कब कौन सा आया था, उसमें ईयर दिए नहीं होते हैं, तो काफी प्रॉब्लम होती है अगर आपको नहीं मालूम है तो, ठीक है। और फोर्थ, हम बात करें तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर डायरेक्ट केसेस पूछ लिया जाता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में बात की जाती है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बताइए कि कहां पर, कि फलाना जो आपका ये केस था, इसमें कितनी बेंच बैठी थी, मतलब कितने जजेस बैठे थे टोटल कुल मिलाकर, ठीक है। या फिर सबसे ज्यादा अगर ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहे तो ये भी आ सकता है कि हाईएस्ट अभी तक बेंच किस केस में बैठी गई है, तो आपको मालूम होगा केशवानंद भारती। इस प्रकार से क्वेश्चंस जो हैं हमें काफी देखने को मिलते हैं यूजीसी नेट लॉ के पेपर के अंदर। तो उसी बेसिस पर और पुराने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बेसिस पर मैंने एक लिस्ट बनाई है, जहां पर आपको एटलीस्ट ये तो पढ़ना ही चाहिए अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रियम्बल में देखिए, नॉर्मल तो आप एक रीडिंग मार लेनी चाहिए और इवन आपको आना ही चाहिए प्रियम्बल क्या है। बट वहां पर जैसे कि आपके जो वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये जो पूरा जो आता है कि कौन से अमेंडमेंट से ये वर्ड्स आए हैं, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे 42nd अमेंडमेंट, 44, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो प्रियम्बल, प्रियम्बल के अमेंडमेंट्स की किन अमेंडमेंट, मतलब कितनी बार प्रियम्बल अमेंडमेंट हुआ है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कितनी बार अमेंड हुआ है, ठीक है, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं। और साथ ही साथ प्रियम्बल पर जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो सब आपको मालूम होना चाहिए। केशवानंद भारती हो या और भी जितने भी सारे केसेस हैं वो सारे आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, ठीक है। सीक्वेंस वाइज पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट केस लॉ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि फलाना जज ने बताओ इस केस में क्या कहा था, या फिर कुछ दे दिया जाएगा कि ये जज ने कहा, बताओ ये किस केस में कहा था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बेसिक अगर मैं बात करूं तो प्रियम्बल में आपको, प्रियम्बल की रीडिंग, उसमें कौन से कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं वो, और उनके इंपॉर्टेंट केस लॉज आपको मालूम होने चाहिए, राइट। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम बात करें तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है। तो फंडामेंटल राइट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। राइट टू इक्वालिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आप ये वाला फंडामेंटल राइट पढ़ के चले जाओ तो काम बन जाएगा, नहीं, यहाँ पर सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ने होंगे। साथ ही साथ आर्टिकल 32 पढ़ना होगा। 32 जो है आपका रिट्स के बारे में बात करता है। कितनी रिट्स होती है? 5 रिट्स होती है। सारी रिट्स इंपॉर्टेंट है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है। कहीं भले ही वो हैबियस कॉर्पस हो, मैंडेमस हो, सरसरी हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं कोवरेंटो, प्रोहिबिशन बनते ही बनते हैं क्वेश्चन, तो आपको रिट जरूर पढ़ के जानी है। वैसे 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो वैसे ही 226 आपका हाई कोर्ट के लिए, आगे हम देखेंगे, वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स, उसके अमेंडमेंट्स, कि किसने कहां पर क्या अमेंडमेंट किया है। अब जैसे कि आप देखोगे 24th अमेंडमेंट है, तो गोलकनाथ केस वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी के साथ साथ अमेंडमेंट के साथ साथ इंपॉर्टेंट केस लॉज और सीक्वेंस वाइज ईयर में जमाना होता है। तो जब आप केस लॉ पढ़ोगे उसके ईयर थोड़े से अच्छे से पढ़ते जाना, जिससे हमें दिमाग में हमारे बैठ जाए वो ईयर, जिससे अगर कहीं क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज पर आ जाता है तो हमारा गलत ना हो। तीसरा टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज है, 51 है, आपको मालूम है फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 86 अमेंडमेंट आ जाता है आपका 2002 वाला। तो ये अमेंडमेंट्स तो देखो, आपको जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके अमेंडमेंट्स पढ़ने ही है। वो 101% चांसेस है कि क्वेश्चन वहां से बन सकता है। उसके बाद और एक और बात मैं आपको बता दूं, अब जैसे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये लिए कहां से गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। जैसे डीपीएसपी हो गया, कि आपका ये आयरलैंड से आया है, ठीक है।
कहीं पर कुछ आपके यूएसए से लिए गए हैं, कुछ कनाडा से, कहीं अलग-अलग जगहों से प्रोविज़न लिए हैं। आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा काफ़ी जगहों से बोरोड किया गया है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लिस्ट आपको कहीं न कहीं मिल जाएगी। इवन आप गूगल पे सर्च करोगे नॉर्मली तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि कहाँ से कौन-सा आर्टिकल या कहाँ से कौन-सा कॉन्सेप्ट लिया गया है, उसको हमें ध्यान रखना है, उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। उसके बाद हम बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी में देखो वैसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बट फिर भी मैंने आपके लिए कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स बता दिए कि इनको तो पढ़ के ही जाने से। 37 बात करता है एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी पे आप क्या कोर्ट में जाके केस कर सकते हो अगर उसका पालन नहीं करती है सरकार तो इस तरीके से आर्टिकल 37 हो गया, 39 डी हो गया, इक्वल पे इक्वल वर्क के बारे में, 44 हो गया यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, 39 ए हो गया इक्वल जस्टिस वगैरह के बारे में बात करता है, फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। वैसे ही 45 गांधीयन प्रिंसिपल, ह्यूमन वर्क कंडीशन, 50 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सेपरेशन के बारे में बात करता है जुडिशरी की। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये तो एटलीस्ट आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स हो गए, तो ये एक बार आपको नजर मार लेनी है। कई बार इनमें से क्या होता है, असर्शन रीजन या फिर इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है, तो एक बार नजर मार लेना गांधीयन प्रिंसिपल्स पे। काफी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखे गए। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अमेंडमेंट्स वगैरह थोड़ा बहुत देख लेना कहाँ पर क्या अमेंडमेंट हुआ है। उसके बाद आता है प्रेसिडेंट। अब देखो प्रेसिडेंट में ऐसे ये बहुत ही जनरल टॉपिक हो जाता है, तो प्रेसिडेंट आपको सिर्फ देखो जनरल चीजें ही मालूम होनी चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्या है एक प्रेसिडेंट को बनने के लिए, है ना। ऑप्शन में कई बार पूछ लिया जाता है 35 साल, 30 साल, 45, 40 जो भी है, तो आपको मालूम होना चाहिए एलिजिबिलिटी, टर्म पीरियड, अगर प्रेसिडेंट बन जाता है तो कितने समय के लिए वो अपॉइंट होता है। ग्राउंड्स ऑफ इम्पीचमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 61 आर्टिकल 61 सॉरी, ये बात करता है इम्पीचमेंट के बारे में कि किन ग्राउंड्स पर उसको इम्पीच किया जा सकता है। क्या जब वो गलत फैसला ले ले या फिर वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर है उसका उल्लंघन करता है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर क्या है प्रेसिडेंट की, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, फाइनेंशियल पावर क्या है, जुडिशियल पावर क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी पावर्स आपको उसी में मिल जाएंगी वहां पर। ठीक है, कि जैसे कि 72 बात करता है कि वहां पर वो पार्डन दे सकता है, तो वो जुडिशियल पावर के अंदर आ जाता है आपका आर्टिकल 72, वो जुडिशियल पावर। तो ऐसे करके उन्होंने सारे पावर्स बताई हुई हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट के पास कहां पर क्या पावर है। तो इनसे 101% एक ना एक क्वेश्चन बनने के यहाँ से चांसेस रहते ही रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए इमरजेंसी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। 352, 356, 360, भले ही से नेशनल हो, स्टेट हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जैसे कि 359 आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, जहाँ की जो की बात करता है कि इमरजेंसी के बाद क्या कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सस्पेंड होते हैं या कौन से नहीं हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से नहीं होते हैं और कौन कौन से होते हैं, या उसको क्या स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है प्रेसिडेंट को कि ये सस्पेंड हुए हैं नहीं हुए हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको ये आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो 352 से लेके 360 तक पूरा एक बार रीड करिएगा, जो अंदर के आर्टिकल्स है वो भी रीड करिएगा, राइट। देन आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो पार्लियामेंट के बारे में देखिए, पार्लियामेंट से क्वेश्चंस कम ही बनते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि पार्लियामेंट में आप ये देख लो कि पार्लियामेंट का सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। रिमूवल क्या है, कब रिमूव किया जाता है। साथ ही साथ एक 10th शेड्यूल है जो कि बात करता है डिफेक्शन लॉ के बारे में, वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, तो ये क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मनी बिल क्या है, ठीक है, मनी बिल कौन पास कर सकता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मालूम होगा लोकसभा से पास होता है, ठीक है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती। तो ये सब चीजें आपको बेसिक मालूम होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है आपका 7th टॉपिक जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन कैसे, मतलब बेसिकली यहां बात आती है कि जैसे कि आपने लिस्ट देखी होगी, 3 लिस्ट होती है आपको मालूम होगा, यूनियन, स्टेट और आपके कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ठीक है। तो हमें पहले तो इन तीनों लिस्ट में ये मालूम होना चाहिए कितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल, कितने टोटल सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको याद कर लेने हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज कि क्या किस सब्जेक्ट पर कौन बना सकता है लॉ, ये आपका आ जाता है लेजिस्लेटिव रिलेशन के अंदर। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उसका ये लिस्ट वही दिया हुआ है। देन आपको पता करना है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में, वो भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना है, ठीक है। देन आता है आपका आर्टिकल 312 जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने ऑल इंडिया सर्विस करके पढ़ा होगा, जिसके लिए जुडिशरी पे भी बहुत चल रहा था कि इनका एक कंबाइंड पूरा वो होना चाहिए, ऑल ऑल इंडिया का टेस्ट होना चाहिए। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आर्टिकल है। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत देखकर चले जाइए, नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए आपको कि कहीं अगर ऐसा कुछ असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ जाए, कर कुछ वो असर्शन रीजन में कुछ क्वेश्चन दे दे तो हमसे बन जाए, ठीक है। देन फाइनेंशियल रिलेशन वगैरह क्या है,
ठीक है। जीएसटी प्रोविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई गेस 279 आर्टिकल में दिया हुआ है 279 में, तो जीएसटी से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है ये जरूर पढ़कर जाइएगा, कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। फिर देखिए फिर आता है आपका फाइनेंस कमीशन, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना आप, 280 के अंदर दिया हुआ है। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड आपको क्या करना है, देखिए क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट और रिमूवल की क्या क्वालिफिकेशन है बनने की, क्या अपॉइंटमेंट कैसे क्या होता है, प्रोसीजर क्या, और रिमूवल कैसे होता है, ठीक है, क्या ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर के ग्राउंड वगैरह, तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना है। आर्टिकल 32 रिट्स वगैरह इसमें दी हुई है, 226 हाई कोर्ट के पास है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, तो ये भी हमें थोड़ा सा देख के जाना है। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने ऑलमोस्ट सभी तो बता दिया, देखिए सभी नहीं बताया है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आपको भी मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मैंने फिर भी गिने चुने कुछ 100 120 आर्टिकल्स ही आपको पढ़ने हैं, उतने में आपका काम हो जाएगा। मतलब देखो अब ऐसा नहीं है कि मैंने बता दी तो ये पत्थर की लकीर हो गई कि हाँ इन्हीं में से आएगा, बट हाँ अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो आप ये कह सकते हो कि आपकी तैयारी अच्छी है, कि आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है या फिर ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं था, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, देखिए क्या होता है जो इंपॉर्टेंट केसेस, जैसे केशव नंदा भारती की हम बात करें तो वहां पर कुछ 14 जजेस की बेंच बैठी थी, जो कि अभी तक की सबसे हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट बेंच है, ठीक है। तो इस पर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे कि आपका फिर और भी अलग अलग जो लैंडमार्क केसेस हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको, 10 to 15 कुछ लैंडमार्क केसेस उठाने हैं और आपको ये नोट कर लेना है कि इनमें कितने जजेस की बेंच बैठी थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन, ठीक है, आर्टिकल 32 ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी। देन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन की बात करें तो चार आते हैं, अपीलाट, एडवाइजरी, रिविजरी और ओरिजिनल। तो आपको ये चारों जुरिसडिक्शन जो है ना इंपॉर्टेंट, जैसे कि 143 में एडवाइजरी है कि जहां पर प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को उसकी एडवाइस दे सकता है, तो आर्टिकल 143 इस बारे में बात करता है, ठीक है। ऐसे ही अपीलाट जुरिसडिक्शन, अपील वगैरह हो तो 132, 133, 134 बात करते हैं। ओरिजिनल 131 में, तो ये सारे जुरिसडिक्शन के सेक्शन विद आर्टिकल सॉरी आपको याद करने हैं, ठीक है। और साथ ही में इनके अंदर क्या दिया हुआ है ये मालूम होना चाहिए। वैसे ही हाई कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट से इतने सवाल बनने के चांसेस तो नहीं रहते, बट स्टिल आपको कुछ चीजें याद करनी है, जैसे कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 215 में बोला गया है, 129 में, 137 में क्या बोला गया है आर्टिकल, इन सबको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो बहुत हैं वो कुछ मैंने मेंशन भी किए हुए हैं, जिससे आप उनको पढ़कर जाओ। एटलीस्ट इतना तो आप कर जाइएगा, एक बार देख कर जाइएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो चीज रिकॉल हो जाए और आप उसका आंसर बता सके। देन इलेक्शन कमीशन से कई बार एक दो क्वेश्चन देखे गए हैं, ऐसे कोई रेगुलरली तो नहीं, बट हाँ हम कह सकते हैं कि गैप में ऐसे कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी, ठीक है। तो आपको देख लेना है। और रिसेंटली अगर कुछ ऐसा कुछ न्यूज में चल रहा है तो उससे रिलेटेड अगर कहीं पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से वो कुछ रिलेशन में आ रहा है ना, तो वो टॉपिक जरूर देख लेना है, ठीक है। जैसे कि कभी चुनाव का वक्त होता है, उस टाइम पे अगर यूजीसी नेट एग्जाम करा रही है तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन का रोल उस टाइम पर समझ में आता है, तो वहां से एक आध दो क्वेश्चन बनने के चांसेस रह सकते हैं। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लें, हो सकता है असर्शन रीजन में भी डाल दें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू, तो आपको मालूम है जुडिशियल रिव्यू अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्या जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसी पावर है, कहां पर दिया गया है, क्या आर्टिकल 13 इसके बारे में कुछ बात करता है, नहीं करता, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। इसको तो आपको इन डेप्थ पढ़ना है, बिल्कुल इन डेप्थ पढ़कर जाइएगा, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% है। देन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मैंने कुछ टॉपिक्स बता दिए, अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो मेजरली चीजें कवर हो जाएंगी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, नेचुरल प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक है, अगर आप बोलेंगे तो कमेंट करके बताइए, मैं इसके लिए एक टॉपिक, एक आधा घंटे का एक सेशन हम इसमें रिकॉर्ड करके आपके लिए लेकर आ जाएंगे, जिससे कि आपका ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उससे बाहर तो कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। देन लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 से कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं कि उन्होंने कुछ रिलेवेंसी थोड़ी सी आ जाती है, इसलिए वहां से भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद ये दो मैक्सिम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी मैक्सिम इंपॉर्टेंट है, बट एटलीस्ट ये दो तो आपको पढ़कर ही जानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम एंड नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, तो ये आपको पढ़कर जानी है, साथ साथ जुडिशियल रिव्यू देखना है। अगर आपको जितना मैंने बताया इतना आपने कंप्लीटली कर लिया, तो आई कैन अश्योर यू कि क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आएगा कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। इतने टॉपिक्स आपको करने हैं, और अभी मैं रिसेंट जो भी
अगर कुछ होता है, तो वो भी मैं आपको बता दूँगा कि उससे कुछ रिलेशन बन रहा है, तो वो आप पढ़ लें। और साथ ही साथ बाकी और भी जो आपके टॉपिक्स जैसे कि टॉर्ट हो गया या आपका जो क्रिमिनल लॉ के आईपीसी और इनसे जो भी पूछे जाते हैं, वहाँ पर भी मैं एक इसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, जहाँ पर इम्पोर्टेंट सेक्शंस हम आपको बताएँगे कि एटलीस्ट वो तो आपको पढ़कर जाने ही जाने हैं। क्योंकि देखिए गाइज़, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे ही नहीं कि मैंने मन से उठा के ले आए, इन पर क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब आपके ऊपर है, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो इनको पढ़ के जाइए। अदरवाइज़ अब जिसकी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। एटलीस्ट एक नज़र तो मार ही लेना इस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से मेहनत करते रहिए। देखिए एग्ज़ाम निकलने के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जब आप मेहनत अच्छे से करते हो। तो बस लगे रहो, निकलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।